वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। यक्ष अपना प्राइवेट प्लेन खुद उड़ा रहा था जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस भयानक हादसे से जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे ये तक नहीं पता था कि वो किस रेगिस्तान की तपती रेत पर पड़ा है। मौत किसी भी पल उसे अपने आगोश में लेने वाली थी, पर वो जिंदा था। उस मलबे के ढेर से उसका जीवित निकलना एक चमत्कार था। दूर दूर तक फैला हुआ एक अंतहीन रेगिस्तान। शायद वो अब भी भारत की सरहदों के भीतर ही था। उसके शरीर की हड्डियां कई जगहों से टूट चुकी थी। मांस चीर कर बाहर आने को बेताब था, पर उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था। आसमान से आग बरस रही थी। वो सोच रहा था कि उस बेवकूफ ज्योतिषी की बात ना मानकर प्लेन उड़ाने का उसका फैसला उसे अब कितना आत्मघाती लग रहा था। वो एक ऐसी वीरान जगह पर था जहां मदद की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसे पता था कि उसकी मौत तड़प तड़प कर होगी। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ तप रहा था और यक्ष को लग रहा था कि बस यही अंत है। तभी उसे एक साया अपनी ओर आता दिखा। वो एकदम से चौंक गया। इस तपते वीरान में कौन हो सकता था? एक रहस्यमय लड़का या कोई पुरुष जिसने काले रंग का एक लंबा चौगा पहना हुआ था। यक्ष को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये कोई मतिभ्रम था या हकीकत? वो शख्स अब उसके बिल्कुल करीब था और उसे गौर से देख रहा था, जैसे कुछ परख रहा हो। फिर उस रहस्यमय पुरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक यक्ष को महसूस हुआ कि कोई उसके दिमाग के भीतर बात कर रहा है। सीधा उसके जहन में एक आवाज गूंजी। नमस्ते यक्ष, आज तुम्हारी मौत का दिन है। यक्ष सुन पड़ गया। ये क्या था? ये शख्स सीधे उसके दिमाग में संदेश भेज रहा था और ये कैसी बकवास कर रहा था। यक्ष बुरी तरह घायल था, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से तुम। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसके लिए एक शब्द बोलना भी किसी पहाड़ को हिलाने जैसा भारी काम था। आज यक्ष मरेगा। यक्ष के होश उड़ गए। ये क्या पागलपन था? क्या ये उस हादसे का असर था या वो कोई खौफनाक सपना देख रहा था? लेकिन अगली घड़ी जो हुआ उसने यक्ष की रूह को कपा दिया। वो शख्स जो उससे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था, धीरे धीरे जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगा। हवा में तैरते हुए उसने अपनी हथेली यक्ष की ओर की और एक रहस्यमय किरण उसके शरीर पर डाली। यक्ष को महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी चमत्कारिक गति से ठीक हो रहा है। उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई थी, घाव भर गए थे और पलक झपकते ही वो पूरी तरह फिट हो गया था। उसके भीतर एक ऐसी जवानी और ऊर्जा लौट आई थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे उसके प्राइवेट प्लेन का मलबा जल रहा था। अब से तुम्हारा जीवन मेरा है। यक्ष हैरान था, पर उसने कृतज्ञता में सिर झुकाते हुए कहा, जी बिल्कुल, अब मैं आपका कर्जदार हूं। वो थोड़ा रुका और फिर बोला, इस नई जिंदगी के लिए शुक्रिया। बेहतर। वो रहस्यमय पुरुष अब भी हवा में तैर रहा था। यक्ष के मन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई, पर वो कुछ नहीं बोला। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, हमेशा के लिए। यक्ष के पास शब्द नहीं थे। मैं डार्क वेल हूं और अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे मेजबान बनोगे। यक्ष पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि ये दिव्य पुरुष क्या कह रहा था, लेकिन उसके भीतर की कोई दबी हुई आवाज उसे चीख चीख कर चेतावनी दे रही थी कि ये कोई मसीहा नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुराई थी
और उसने अपनी जिंदगी का सौदा उससे कर लिया था। विमान हादसे को बीते लगभग 1 महीना हो चुका था। मीडिया ने इसे किसी दैवी चमत्कार की तरह पेश किया था। यक्ष के माता पिता और चाहने वाले इस बात से बेहद खुश थे कि उस भयानक दुर्घटना के बावजूद उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। केवल उनके पारिवारिक ज्योतिषी पंडित नागेंद्र की आंखों में एक गहरा संदेह था। वो अक्षय की कुंडली के बदलते नक्षत्रों को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। यक्ष खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उस करिश्माई डार्कवेल ने भी उस दिन के बाद से उसे परेशान नहीं किया था। आज की रात गुलाबी थी। यक्ष अपनी प्रेमिका के साथ अपने कमरे में एकांत के क्षणों का आनंद ले रहा था। माहौल रुमानी था, लेकिन तभी अचानक कमरे के अंधेरे कोने से डार्कवेल प्रकट हुआ। यक्ष बुरी तरह सकपका गया। ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्लाया। उसकी प्रेमिका, जो लगभग निर्वस्त्र थी, डर के मारे कांप उठी। उसने हड़बड़ाहट में कंबल से खुद को ढकते हुए कहा, यक्ष, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ कौन है? यक्ष स्तब्ध रह गया। क्या वो उस डार्कवेल को देख नहीं पा रही थी? यह तुम्हारे काबिल नहीं है यक्ष, तुम इससे कहीं बेहतर के हकदार हो। यक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, गेट आउट! उसकी प्रेमिका पूरी तरह भ्रमित और डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि यक्ष किसी अदृश्य साय से बात कर रहा है। तुम्हें एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ होना चाहिए। यह साधारण लड़की तुम्हारे स्तर की नहीं है। इससे पहले कि यक्ष कुछ समझ पाता, उसके शरीर पर उसका नियंत्रण खत्म होने लगा। यक्ष के अपने ही हाथों ने झटके से वो कंबल खींच लिया जिससे उसकी प्रेमिका ने खुद को ढका था। यक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस शक्ति ने जकड़ लिया। वो लड़की निर्वस्त्र थी और चीख रही थी, यक्ष, ये क्या पागलपन है? तुम होश में तो हो? यक्ष खुद बेबस था। उसका अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं था। वो धीरे धीरे उस स्त्री की ओर बढ़ा और वो चीख रही थी, यक्ष, होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? परंतु वो शायद पूरी तरह डार्कवेल के वश में था। वो उस नग्न स्त्री की ओर बढ़ता चला गया। उस स्त्री ने फौरन अपने गाउन से अपना तन ढक लिया। यक्ष, तुम्हें क्या हो गया है? यक्ष उसे देखकर एक क्षण के लिए ठिठका। वो ये क्या कर रहा था? परंतु शायद डार्कवेल का प्रभाव उस पर पूर्ण रूप से हावी था। वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसने एक झटके में उस लड़की का वो गाउन भी खींच लिया और अब वो पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड को एकदम से क्या हो गया था। यक्ष ने बिना कोई समय गवाए उसका हाथ पकड़ा और उसे बेरहमी से कमरे के दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। वो लड़की निर्वस्त्र थी और चीख रही थी, यक्ष, यू मोरॉन! पर यक्ष के हाथों ने निर्दय होकर दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी चढ़ा दी। वो बेचारी लड़की गैलरी में बिना कपड़ों की खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। शर्म और खौफ के मारे वो दौड़ती हुई खिड़की के पास पहुंची। वहां लगे एक पर्दे को खींचा और खुद को उसमें लपेटकर किसी तरह यक्ष के घर से बाहर भागी। कमरे के भीतर डार्कवेल गायब हो चुका था। यक्ष सदमे में था। उसने ये क्या कर दिया था? जैसे ही उसके शरीर पर उसका नियंत्रण लौटा, उसने तुरंत दरवाजा खोला और अपनी प्रेमिका के पीछे भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका की कार को उसका ड्राइवर तेजी से बंगले के गेट से बाहर निकालकर ले जा रहा था और वो पर्दे में सिमटी लाज से शर्मसार पीछे बैठी हुई थी। अंधेरी सड़क पर खड़ी वो कार दूर जाती दिख रही थी और यक्ष के कानों में डार्कवेल की वो ठंडी हंसी अब भी गूंज रही थी।
यक्ष अपने कमरे में अकेला खड़ा था। सन्नाटा उसके कानों पर किसी अपराध भूत की तरह दबाव बना रहा था, जो अभी अभी घटा था। उसकी गूंज मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका चेहरा, वो अपमान, वो डर, उस क्रूरता ने यक्ष के भीतर घृणा भर दी थी। मैंने उसके साथ ये क्या कर दिया? उसके भीतर क्रोध उमड़ा, कच्चा, लाचार और जलता हुआ, सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि उस अदृश्य कठपुतली बाज पर भी जिसने उसके हाथों को हथियार बना दिया था। और तभी, जैसे उस क्रोध ने ही उसे बुलावा दिया हो, डार्कवेल प्रकट हुआ। दीवार के पास का अंधेरा गहरा हुआ, मानो साए खुद में सिमट रहे हों। जब तक वो काले चोगे वाली आकृति वहां खड़ी नहीं हो गई, शांत, संयमित और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। मुझे अकेला छोड़ दो, यक्ष चिल्लाया। उसकी आवाज फटने लगी थी। तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। डार्कवेल टस से मस न हुआ। उसकी आवाज मखमली और कोमल थी। यक्ष, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी परवाह तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा करता हूं? यक्ष कड़वाहट से हंसा। ये सब बकवास है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वह लड़की जिसके लिए तुम दुखी हो, वह कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के साथ थी? ये शब्द किसी खंजर की तरह उसकी पसलियों के बीच उतरे। यक्ष चुप रहा। वो बस उस अंधेरे में लिपटी आकृति को घूरता रहा। क्या तुम जानते भी हो कि उसका बाप कौन है? वो आखिरकार झल्ला कर बोला। शहर का सबसे बड़ा वकील। डार्कवेल के होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। और तुम देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे हो, एक ऐसा इंसान जो नाश्ते से पहले ऐसे 10 वकीलों को खरीदने की हैसियत रखता है। यक्ष ने अपना मुंह फेर लिया। उसे बहस करना बेकार लग रहा था। उसके भीतर पछतावे का सैलाब था। उस विमान हादसे का पछतावा, उसमें जीवित बच जाने का पछतावा, और इस शैतानी साई का होस्ट मेजबान बनने के लिए राजी होने का पछतावा। डार्कवेल थोड़ा और करीब आया। उसकी मौजूदगी ठंडी थी, पर अजीब तरह से तसल्ली देने वाली थी। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो एक खेल खेलते हैं। यक्ष गुस्से से बोला। कैसा खेल? कल तुम उससे माफी मांगना, उसे कहना कि तुम बीमार हो, इतने बीमार कि तुम्हारा अपने शरीर पर काबू ही नहीं रहता। यक्ष उलझन में पड़ गया। वह विमान हादसा भी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इसी बीमारी के कारण हुआ था। फिर उसे बताना कि तुम्हारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी है, कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम लाचार हो। यक्ष ने उपहास किया। और तुम्हें लगता है कि वो बस चली जाएगी? तुरंत नहीं, लेकिन जल्द ही तुम उसे पीछे हटते हुए महसूस करोगे, धीरे धीरे तुमसे बहुत दूर। यक्ष ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सही और गलत का फर्क सिखाने आया हूं। तुम कुछ महान बनने के लिए बने हो। यक्ष को इस क्रूर तांत्रिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये अभी उससे और क्या क्या करवाएगा। यक्ष को पता था कि वो एक बुरी आत्मा या एक बुरे तांत्रिक के जाल में फंस चुका है। ये शैतान उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। यक्ष को किसी तरह से कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वो इस बुराई से खुद को मुक्त कर सके। यक्ष ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर डार्कवेल पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। यक्ष उसके उस चेहरे को देखकर घबरा गया था। यक्ष तेजी से मुड़ा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम अगले असैसिन प्राइम बनने के लिए किस्मत में चुने गए हो। हवा में वे शब्द भारी हो गए। क्या? यक्ष बुदबुदाया। वो
जिसे लोग तब तलाशते हैं जब कानून नाकाम हो जाता है। डार्टवेल ने कहा। वो हाथ जो उन लोगों को मिटा देता है जो सत्ता और भ्रष्टाचार के पीछे छिपते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, यक्ष तल्खी से बोला। एक शब्द पर भी नहीं। डार्टवेल खिड़की की ओर बढ़ा। नीचे शहर चमक रहा था, जीवंत, अनजान और पाप से भरा हुआ। यकीन मायने नहीं रखता। उसने धीरे से कहा। अब तुम मेरे अधीन हो, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। यक्ष का खून सर्द पड़ गया। और तुम्हारा अगला काम? डार्टवेल ने बिना मुड़े कहा। एक कत्ल करना है। नहीं, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, यक्ष चीखा। डार्टवेल की आवाज सख्त हो गई। वह चुनाव अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। और फिर वो ओझल हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ गलत था। यक्ष ने इसे समझने से पहले ही महसूस कर लिया था। उसका शरीर खुद ब खुद हिलने लगा। उसके हाथ कपड़ों की ओर बढ़े, कदम उसे आगे ले जाने लगे। उसके हाथ में चाबियां खनक रही थी। उसके दिमाग के अंदर चीखें गूंज रही थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां उसकी बात नहीं मान रही थी। कुछ मिनटों बाद वो सूनी सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। शहर सो रहा था और डैशबोर्ड पर घड़ी रात के 1 बजा रही थी। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन डार्टवेल जानता था। और जैसे ही कार रात के अंधेरे में ओझल हुई, यक्ष को एक भयानक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी उस मोड़ को पार कर चुकी है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। ये शहर फौलाद और कांच के एक नुकीले दांत जैसा था, जो नियॉन और कालिक से सने आसमान को चबा रहा था। इस शहर में एक ऐसा साया आ गया था जो प्राचीन भी था और खतरनाक भी। उसे असैसिन प्राइम कहा जाता था। जो लोग जीवित थे उनमें से किसी को याद नहीं था कि ये नाम किसने रखा था, और मुर्दे गवाही नहीं देते। वो चलता नहीं था, वो स्थान को ग्रहण करता था। उसका हर कदम फुटपाथ पर एक सदी हुई विजय जैसा था, मानो शहर की रग रग उसके जूते के नीचे पहले ही मापी जा चुकी हो। बारिश उसकी काली आर्मर को गीला नहीं करती थी। वो पतली घबराई हुई लकीरों में पीछे हट जाती थी। पानी भी जानता था कि यहाँ ठहरना मौत को दावत देना है। वो गहरा काला सूट उसकी दूसरी त्वचा थी। वो ताकत का प्रदर्शन नहीं करता था, वो उसे समेट कर रखता था जैसे बारूद से भरी कोई काली नली हो। उसका चेहरा एक मैट ब्लैक हेलमेट के पीछे शून्य था, इतना गैर इंसानी कि डरावना लगे। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां अंगारे जैसी लाल रोशनी की 2 लकीरें जल रही थी। गुस्से से नहीं, बल्कि गणना से। वह आंखें खोजती नहीं थी, वह शिकार पर स्थिर हो जाती थी। एक बार उन आंखों ने तुम्हें पकड़ लिया तो पीछा करना महज एक औपचारिकता थी। तुम्हारी मौत का इश्तिहार पहले ही छप चुका होता था। उसके दाहिने हाथ में बंदूक ढीली ढाली टिकी थी, लापरवाह, लगभग अपमानजनक, जैसे कोई बुझी हुई सिगरेट हो। वो हथियार निकालने में कभी जल्दबाजी नहीं करता था। असैसिन प्राइम को कभी जल्दी नहीं थी, क्योंकि जब वो वक्त लेता था तो मौत और भी तेजी से आती थी। वो कानून से ऊपर, डर से ऊपर और पछतावे से कोसों दूर था। जो भी रूह उसमें कभी रही होगी, उसे आदेशों और ठंडे लोहे ने परत दर परत छील दिया था। वो कोई ऐसा खलनायक नहीं था जिसे हत्या में मजा आता हो। मजा चुनाव का संकेत देता है। वो उससे कहीं ज्यादा ठंडा था, एक ऐसा औजार जिसे इतनी बारीकी से तैयार किया गया था कि कोई सोच, कोई भावना रुकावट ना बन पाए। आज रात उस औजार का एक निशाना था, गणपत। गणपत एक छोटा गुंडा
जिसने खौफ को वफादारी और दर्द को ताकत समझने की भूल कर दी थी। रात के 1:30 बजे गणपत अपने अजय होने के भ्रम में डूबा हुआ था। कमरा सस्ते पसीने और बिना हक वाले घमंड की गंध से भरा था। उसके पास एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र 30 के आसपास की होगी और जिसके साथ अभी अभी गणपत अपनी हवस पूरी कर चुका था। वो स्त्री अपने ही वजूद में एक साया बनी हुई थी। ज्यादा परेशान मत हो, तेरे पति के पास तुझे कल तक पहुंचा देंगे। अब उधार दिया है तो ब्याज तो वसूलना ही पड़ेगा ना। गणपत भद्दे तरीके से बिस्तर पर लेटे लेटे सिगरेट के कश मारते हुए बोला। वो स्त्री बिना आवाज के रो रही थी। उसके आंसू एक थकी हुई बेबस लय में गिर रहे थे। शायद वो प्रार्थना कर रही थी कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। ये गणपत उसे जब चाहे तब उठाकर ले आता था। उसके लिए गणपत एक ऐसा विलन था जिसे जितनी भी सजा मिले कम थी। शायद उस स्त्री की प्रार्थना उस दिन सुन ली गई थी। गणपत असेसिन प्रेम के निशाने पर आ गया था और जो एक बार असेसिन प्रेम के निशाने पर आ जाए तो समझो कि उसे साक्षात यम का बुलावा आ ही गया। गणपत इस बात से बेफिक्र उस टूटी हुई स्त्री को देखकर सिगरेट के कश में डूबा हुआ था कि तभी दरवाजा सिर्फ खुला नहीं, वो धमाके के साथ फटा। लकड़ी के परकच्छे उड़ गए। चिटखनी एक भारी अंतिम चीख के साथ टूट गई। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। गणपत हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका सारा रौब पानी की तरह बह गया था। औरत के मुंह से एक दबी हुई करहा निकली। दरवाजे पर बारिश और सायों से लिपटी एक आकृति खड़ी थी। काली आर्मर कमरे की सारी रोशनी पी रही थी। वो 2 लाल लकीरें सीधा निशाने पर टिकी थी। नजर एक बार फिसली उस नग्न औरत की ओर। बिना हड़बड़ी वाली हरकत में असेसिन प्राइम ने बिस्तर से चादर उठाई और उसे उस औरत के कंधों पर डाल दिया था। ये ना तो दया थी और ना ही क्रूरता, बस ये एक निर्णायक कदम था। फिर वे लाल आंखें वापस गणपत की ओर घूमी। तू तू कौन है? गणपत हकलाया। उसकी आवाज सूखी कांच की तरह दरक गई। तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? गणपत के बिल में जो इतनी आसानी से घुस आया था वो साक्षात यम का ही अवतार हो सकता था। गणपत का हलक तक सूख गया था। उसे इतनी घबराहट आज से पहले कभी नहीं हुई थी। असेसिन प्राइम का जवाब सपाट था, कब्र से आने वाली किसी डायलर टोन की तरह। तुम्हारे आदमी सो रहे हैं। असेसिन प्राइम ने कहा। मैं उनके प्रति दयालु था। इससे पहले कि गणपत इस वाक्य को पूरी तरह समझ पाता, एक हाथ उसकी कॉलर पर बिजली की तरह झपटा। उसे बिस्तर से ऐसे उठा लिया गया जैसे उसका वजन किसी पतली किताब से ज्यादा कुछ ना हो। वे लाल आंखें उसके चेहरे की इतने करीब आ गई थी कि उसे उसमें अपनी मौत की परछाई दिखने लगी थी। दुर्भाग्य से। वो आवाज फुसफुसाहट की तरह आई, सटीक और अंतिम। तुम दया के हकदार नहीं हो। गणपत का दिमाग सुन्न हो गया। अब कोई योजना नहीं बची थी, कोई मिन्नत नहीं और कोई सौदा नहीं बचा था। अपनी नीच जिंदगी में पहली बार उसने उस खामोशी की आवाज समझी जो दुनिया खत्म होने से ठीक पहले आती है। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का गणित पूरा हो चुका है। वो आज की रात जिंदा नहीं बचने वाला था। असेसिन प्राइम की पकड़ और सख्त हो गई। गणपत अपनी जिंदगी के सबसे भयानक डर का स्वाद चखने ही वाला था कि तभी पीछे का दरवाजा धमाके के साथ खुला। गणपत! एक आदमी अंदर लपका, चौड़ा सीना, आंखों में घबराहट और जुनून का उबाल। वो था गणपत का भाई। उसका दिमाग कुछ समझ पाता उससे पहले उसके हाथ में दबी बंदूक गरज उठी। कमरे में पहली गोली की गूंज फटी। औरत चीख पड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी गोली की गूंज। असेसिन प्राइम हिला, तेज नहीं बल्कि उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज। उसका शरीर मुड़ा, झुका और ऐसे कोणों पर झुक गया जो इंसानी नहीं लगते थे।
गोलियों ने प्लास्टर और कांच के परखच्चे उड़ा दिए थे। आईने चकनाचूर हो गए और दीवारें वहां से छिल गई जहां एक पल पहले वो खड़ा था। मौत चारों तरफ चीख रही थी, लेकिन वो खामोशी से कमरे के पार निकल गया। गणपत का भाई पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। एक गोली ने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। मांस फटने की आवाज आई। वो औरत पीछे की ओर झटकी और फिर उसकी आवाज दोबारा कभी नहीं सुनाई दी। वो दीवार के सहारे ढह गई। वो चादर उसके कंधों से फिसल गई और वो नीचे गिरती गई। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा उलझन थी, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था। क्या वो सिर्फ एक इस्तेमाल में आने वाली वस्तु थी जिसे अब अकारण ही मौत के घाट उतार दिया गया था? उस स्त्री की हत्या ने उस काले दैत्य को भी विस्मित कर दिया था। महज एक पल के अंश के लिए असैसिन प्राइम जम गया था, लेकिन वो पल बहुत लंबा था। गणपत उसकी पकड़ से छूटा और किसी जानवर की तरह चिल्लाता हुआ खिड़की की ओर भागा। उसका भाई दोबारा गोली भरने के लिए हाथ पैर मार रहा था। शायद उस स्त्री की मौत ने असैसिन प्राइम को और क्रूर बना दिया था। वो शायद पहले गणपत को एक गोली के साथ ही खत्म कर देता, परंतु अब वो दोनों एक बेहद खौफनाक मौत मरेंगे। 2 गोलियां, सटीक और नियंत्रित। असैसिन प्राइम का निशाना कभी नहीं चूकता। गणपत और उसके भाई दोनों के ही दाहिने पैर के घुटने गोली ने उड़ा दिए थे। वो दोनों दर्द से कराह रहे थे। गणपत के भाई ने पहली बार वो लाल लकीरें देखी, और शायद वो आखिरी दृश्य था जो वो देख पाया। उसकी आंखें चील की गति से नौच ली गई थी और उसकी आंखें बाहर लटक रही थी। फिर एक झटके में उसकी गर्दन को मोड़ दिया गया। उसका निर्जीव शरीर अब गणपत को अपनी फूटी आंखों से देख रहा था, और गणपत को समझ आ गया था कि उसकी मौत इससे भी बुरी होने वाली थी। उस काले साये ने गणपत को बिस्तर से किसी कचरे की तरह घसीटा और उस बेबस स्त्री की देह के पास ले जाकर पटक दिया। कमरे की हवा भारी थी, जैसे वक्त खुद इस आने वाली विभीषिका के डर से ठहर गया हो। वो काल का दूत, जिसके आंखों में दया का एक कतरा भी न था, गणपत पर काल बनकर टूट पड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी आहट के उस दानव के फौलादी हाथों ने गणपत के पौरुष को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। देखे तेरी मर्दानगी में कितना दम है। असैसिन प्राइम ने बिना किसी भाव के कहा। गणपत पसीने पसीने था। उसे आभास हो गया था कि क्या होने वाला था। वो दया की भीख मांगना चाहता था, परंतु वो कुछ नहीं बोल पाया। बस उसकी आंखें उस काले दैत्य से विनती कर रही थी। इससे पहले कि गणपत के दिमाग तक कोई लहर पहुंचती या वो रहम की कोई भीख मांग पाता, उन काली उंगलियों ने अपनी पूरी पार्श्विक शक्ति लगा दी थी। एक विभत्स और दबी हुई चरमराहट के साथ उसके टेस्टिकल्स भीतर ही भीतर चूर चूर हो गए, जैसे कोई पत्थर नाजुक कांच को पीस देता है। दर्द इतना गहरा और इतना तीव्र था कि वो गणपत की चीख बनने से पहले ही उसका दम घुट गया। उसकी आंखें फटने को हुई। फेफड़ों ने हवा के लिए तड़प दिखाई, लेकिन हलक से आवाज की एक लकीर तक नहीं फूटी। वो सिर्फ एक बेजान मांस का लोथड़ा बनकर रह गया, जो उस खामोश अंधेरे में अपने वजूद के बिखरने का गवाह था। वो कमरा अब 3 लाशों की खामोशी की दस्तक दे रहा था, परंतु वो खामोशी जल्द ही टूट गई। नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरी इमारत की खिड़कियां रोशन हो गई। कोई चीखा। किसी ने पुलिस को फोन किया। सीढ़ियों पर भारी जूतों की धमक गूंजने लगी। असैसिन प्राइम ने एक बार उस औरत के शरीर की ओर देखा। ये योजना का हिस्सा नहीं था। सायरन की आवाजें तेज होने लगी, पहले दूर, फिर करीब और फिर बहुत करीब। वो मुड़ा और टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो फायर एस्केप के रास्ते नीचे चला गया था। बारिश और अंधेरे से सरोबोर छतों के ऊपर से दौड़ता हुआ वो भाग निकला, परछाइयों से भागती हुई एक और परछाई की तरह। जब तक भीड़ जमा हुई, कमरा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। 3 लाशें, कोई गवाह नहीं, सिर्फ सवाल। भीड़ में से किसी ने एक अजीब बात गौर की।
एक कार वहां खड़ी थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। इंजन चालू था, नंबर प्लेट अंधेरे में आधी ढकी हुई थी। जैसे ही सायरन पास आए, वो कार वहां से निकल गई। सुबह तक शहर इसे नरसंहार का नाम दे चुका होगा, पुलिस इसे गैंगवॉर कहेगी, लेकिन उस शहर की गलियां एक अलग ही नाम फुसफुसाएगी, असैसिन प्राइम। लेकिन कोई नहीं बता पाएगा कि वो कौन था, सिर्फ इतना कि वो इंसाफ की तरह आया था और एक ऐसी गलती की तरह निकल गया जिसने अब भागना सीख लिया था।